नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10th विषय विज्ञान का हम सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। दोस्तों यह मेरा सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन आंसर का जो है यह मेरा दूसरा वीडियो है। अगर पहला वीडियो नहीं देखें तो उसे जाकर आप ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको इस सीरीज में आपको हम 50 सबसे महत्वपूर्ण आपको शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इससे बाहर आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, इसलिए दोस्तों आप सभी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको इसमें हम वही क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का यह शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों आपका जो जिद है 450 प्लस मार्क्स लाने का बोर्ड परीक्षा में, तो दोस्तों यही मेरा भी सपना है। आपको हम 450 प्लस मार्क्स लाने का जितना भी हमें मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों हम करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है आप उसे रेगुलरली देखते रहिए, ताकि जो है आपका बेहतर तैयारी हो सके। तो चलिए आज का यह शानदार वीडियो शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। तो दोस्तों प्रस्तुत है आपके सामने पहला प्रश्न में कह रहा है कि विद्युत धारा क्या है, इसके एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आपको जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा क्या है, इसके एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए आपको उत्तर किस तरह से लिखना है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और विद्युत धारा किसको कहते हैं दोस्तों, आपको डेफिनेशन देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी भी चालक में, यानी कोई भी चालक है दोस्तों, ठीक है, यह कंडक्टर है, तो इसमें जो आवेश यानी जो है क्यू को आवेश कहते हैं कि आवेश का जो प्रवाह की जो दर है दोस्तों, ठीक है, आवेश के जो प्रवाह की जो दर है उसी को तो विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है डेफिनेशन कि किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की प्रवाह को दर को जो है विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यह मेरा डेफिनेशन हो गया, यानी विद्युत धारा क्या है इसका आंसर हो गया। और पूछा जा रहा है अगला में कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा दोस्तों, आपको 2 मार्क्स जो है कोई नहीं काटेगा। ठीक है, आपको इसी तरह से लिखना है। डेफिनेशन किस तरह लिखना है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को जो है विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, आप इस तरह से लिख दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स जरूर मिल जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर समानतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के साथ समझाएं। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछे जा रहा है कि धातु, ठीक है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर, यानी धातु और अम्ल में जब अभिक्रिया होगा दोस्तों तो कौन सी गैस निकलती है। दोनों में अगर धातु और अम्ल में जब रिएक्शन होता है तो कौन सा गैस निकलता है, एक उदाहरण देकर आपको समझाना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको उत्तर लिखना है किस तरह से कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, यहाँ से देखिए आपको कब पता चल रहा है कि जब धातु और अम्ल जब रिएक्शन करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, तो एक कहने का मतलब ये मेरा हो गया। पूछा जा रहा था कौन सा गैस निकलेगा, तो मेरा पता चल गया कि हाइड्रोजन गैस, और कह रहा है कि एक उदाहरण देना है। ठीक है, तो देखिए आपको उदाहरण दोस्तों आपको 2 उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, आप दोनों का दोनों जरूर याद करके रखिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला में क्या दिया हुआ है कि ZnH2SO4 जब रिएक्शन करेगा तो ZnSO4 बनाएगा और प्लस में H2 गैस, ठीक है, H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, तो देखिए आपको यह रिएक्शन याद रखना है। और दूसरा में जो है 2Na प्लस 2HCl जब समीकरण जब ये रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, 2NaCl प्लस H2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी गैस हवा में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस यहाँ पे देखिए बन रहा है दोनों कंडीशन में। कहने का मतलब ये धातु हो गया और ये अम्ल हो गया, दोनों जब रिएक्शन कर रहा है तो देखिए जो बना रहा है वो हाइड्रोजन गैस भी बना रहा है और 2NaCl बना रहा है। ठीक है, तो देखिए आपका दोनों एग्जाम्पल दोनों को आपको याद रखना है। यहाँ पे पूछा जा रहा था कि धातु और अम्ल को जब रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा, तो हमें पता चल गया दोस्तों कि हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, और इसका उदाहरण देखिए आपको इस तरह से याद रखना है क्योंकि उदाहरण यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, एक पूछ रहा है दोस्तों तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा, आपको 2 में से 2 मार्क्स जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न में देखिए आप पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि 1 वोल्ट की परिभाषा दे। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि 1 वोल्ट की परिभाषा देना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए तो देखिए आपको इस तरह से किस तरह से उत्तर लिखना है दोस्तों, आप देखिए तो देखिए उत्तर लिखा हुआ दोस्तों
दोस्तों कि यदि किसी धारावाही चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तब उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ठीक है, आप इस तरह से आप लिखिएगा दोस्तों। अब देखिए इसको समझना किस तरह से, यानी कहने का मतलब दोस्तों कि 2 पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे बी है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि 1 कूलम आवेश को, देखिए किसी भी धारावाही चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम यानी आवेश जो है कितना है, 1 कूलम है। ठीक है, 1 कूलम आवेश को जो है ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े, यानी इस बिंदु से 1 कूलम आवेश को इस बिंदु से ले जाकर इस बिंदु तक पहुंचाने में जो है 1 कूलम को पहुंचाने में 1 जूल का जो कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, कार्य करना पड़े, तब उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वह 1 वोल्ट होता है, यानी इन दोनों के बीच का बिंदुओं के जो बीच का विभवांतर होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा इसका आंसर इस तरह से आपको हो गया। ठीक है, यानी ए और बी एक कोई बिंदु है, यहाँ से 1 कूलम को ले जाने में बी तक ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, तब इन दोनों बिंदुओं के जो बीच का विभवांतर होगा दोस्तों वह 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो यही तो आपको इसमें डिफिनेशन में पूछा जा रहा था। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिख देना कि किसी धारावाही चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तब उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा दोस्तों वह 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से लिख दीजिएगा दोस्तों, आपको 2 मार्क्स कोई नहीं काटेगा। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछे जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष जो है किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है कि निकट दृष्टि दोष उस दृष्टि दोष को कहते हैं जिसमें मानव नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ से देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वैसे दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका निकट दृष्टि दोष का डिफिनेशन यहाँ तक हो गया, यानी निकट दृष्टि दोष यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसे कहते हैं, तो यहाँ तक आपको जो हो गया आपको इस तरह से लिखना है। यानी निकट दृष्टि दोष में जो होता है दोस्तों, यानी निकट की वस्तु को जो होता है मानव नेत्र जो होता है वह देख लेता है। ठीक है, साफ साफ देख सकता है, परंतु दूर के जो वस्तु होता है दोस्तों उसे स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, तो वैसे ही दृष्टि दोष को जो है निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, यानी निकट दृष्टि दोष कहा जा रहा है दोस्तों कि निकट के वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। ठीक है, लेकिन दूर के वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। देखिए यहाँ पे निकट दृष्टि दोष यानी पता चल रहा है कि निकट दृष्टि दोष, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष यानी निकट के वस्तुओं को जो है साफ साफ देख सकता है, लेकिन परंतु दूर के जो वस्तु है उसे स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वैसे दृष्टि दोष को ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके लिए दूर बिंदु अनंत से कम जाता है। ठीक है, इसके लिए जो दूर बिंदु होता है दोस्तों वह अनंत से कम जाता है। आप जानते होंगे कि दूर बिंदु कितना होता है, किसी भी नेत्र मानव नेत्र के दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है, और निकट दूरी कितना होता है स्पष्ट दृष्टि की, तो वह 25 सेंटीमीटर होता है, आप जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूर बिंदु अनंत होता है दोस्तों वह अनंत से कम जाता है, इसी कारण जो है जो मेरा जो दूर की वस्तु होता है वह स्पष्ट मैंने नहीं देख पाता है। ठीक है, तो यही आपको समझना था। ठीक है, आपको इस तरह से लिख दीजिएगा डिफिनेशन आपको। और देखिए यहाँ पे देखिए आपको दोस्तों यहाँ पे पूछे जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो यहाँ पे ये लिखना है। और देखिए आपको हम और भी बताए हैं दोस्तों कि आखिर इसका कारण क्या होता है और इसका उपचार क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका कारण क्या है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी अधिक होना, यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी होता है दोस्तों वह अधिक हो जाता है। ठीक है, और इसका क्या कारण है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। ठीक है, यह दोनों जो कारण है दोस्तों आपको निकट दृष्टि दोष का कारण है कि आखिर क्या कारण के वजह से निकट दृष्टि दोष होता है, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी अधिक होना और नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में जो होता है दोस्तों फोकस दूरी आँख का जो होता है नेत्र लेंस का वह कम जाता है। ठीक है, तो यह मेरा कारण हो गया। और उपचार इसका क्या है दोस्तों कि इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाला जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यह सभी याद रखना है। यानी पहला में देखिए आपसे पूछा जा रहा था निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो यह मेरा डिफिनेशन हो गया। और दोस्तों
आपको यहाँ पे देखिए उपचार आपको सॉरी कारण बताएं और इसका उपचार क्या है ये बताएं। ठीक है, आप इस तरह से लिख दीजिएगा ना दोस्तों, तो आपको 2 मार्क्स जो है अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो वह कभी भी नहीं, आपको 2 मार्क्स पूरा का पूरा जरूर मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों यह मेरा जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा वीडियो है। अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप जरूर देखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है दोस्तों, उसको जल के साथ जो अभिक्रिया होगा ना, तो उसका समीकरण आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए यही आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल के साथ अभिक्रिया होगा, रिएक्शन होगा, तो उसका जो रिएक्शन होने का जो समीकरण होगा वही आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको किस तरह से लिखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका आंसर लिखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने से मिश्रण तप्त होकर जिप्सम बनाता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब जल मिलाते हैं तो मिश्रण जो है तप्त होकर जिप्सम बनाता है। ठीक है, जिप्सम बनाता है। तो देखिए आपको इसका यह मेरा हो गया और क्या बनता है ये लिख लिए, और अब इसका देखिए समीकरण लिखना है। ठीक है, तो देखिए आपको समीकरण यह लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि CaSO4 के होल 2 इंटू H2O, यह मेरा हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब जल यानी H2O में यानी 3H2O जब रिएक्शन करेगा, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हो गया जल। जब रिएक्शन यानी समीकरण जब अभिक्रिया होगा तब क्या बनाएगा, 2CaSO4 इंटू 2H2O बनाएगा। ठीक है, यही तो मेरा जिप्सम है। ठीक है, यह जो है जिप्सम हो गया, और यह प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल के साथ रिएक्शन कराता है दोस्तों तो जिप्सम का निर्माण करता है। ठीक है, यानी जिप्सम बनता है। ठीक है, तो यही आपको लिखना था। ठीक है, क्योंकि आपको अभिक्रिया ये जो होगा उसका समीकरण लिखना था, तो यह समीकरण होगा। और क्या बनता है यहाँ पे आपको लैंग्वेज में लिख दिए थे कि जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में मिलने से मिश्रण जो है तप्त होकर जिप्सम बनाता है, यह इसका समीकरण है। ठीक है, तो दोस्तों यह मेरा 5वां प्रश्न था, आपको इस तरह से आंसर लिखना था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, 6ठा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। यानी 2 मीटर फोकस दूरी दिया हुआ है अवतल लेंस का, तो उसका क्षमता आपको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न दोस्तों 2021 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। यानी इसमें जो भी हम प्रश्न सेलेक्ट किए हैं दोस्तों सभी प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए आपको किस तरह से आपको बनाना है इसका। देखिए इसको बनाना है कि 2 मीटर का जो है आपको फोकस दूरी दिया हुआ है अवतल लेंस का, और इसका क्षमता ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप पावर ऑफ लेंस आप जानते हो कि 1/f होता है। ठीक है, और f जो होता है दोस्तों यह मीटर में होता है। ठीक है, तो देखिए आपको क्षमता तो यही निकालना है, P बराबर हमें इस फार्मूला पे धर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आप जानते होंगे कि अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, और उत्तल का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तब इसका अगर अवतल लेंस यहाँ पे दिया हुआ तो इसका निगेटिव है, तो इसका क्षमता भी क्या हो जाएगा, निगेटिव ही होगा। ठीक है, क्योंकि यह अगर ये निगेटिव हुआ तो ये भी तो निगेटिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं। फार्मूला मेरा क्या हो गया, P = 1/f हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरा P निकालना है। P बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 1/, f मेरा कितना दिया हुआ है, मेरा कितना दिया हुआ है दोस्तों कि यह 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 2 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 धरेंगे, तो इसी को अगर आप डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अभी आपको बताएं कि इसका अवतल लेंस का जो क्षमता होगा क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो फोकस दूरी होता है निगेटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो क्षमता होगा वह निगेटिव में हो जाएगा, यानी P बराबर जो हो जाएगा -0.5 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर इसका यही हो जाएगा। दोस्तों यह न्यूमेरिकल प्रश्न था, आपको 2 मार्क्स में पूछा गया था। तो दोस्तों आपको सबसे पहले आपको लिख लेना कि क्या दिया हुआ, तो f बराबर दे दीजिएगा 2 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे आप नेगेटिव का साइन आप यहाँ पे ही दिखा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है क्या होता है, नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाकर आपको यहाँ पे P बराबर -1/-2 लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरा जो आंसर P बराबर -0.5 डायोप्टर आंसर आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसी तरह से बनाना है, आपको 2 मार्क्स में पूरा से पूरा जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में हम साइंस का 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएं दोस्तों।
ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, इसलिए सभी को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ताकि जो आपको इस तरह से प्रश्न पूछे तो आप एग्जाम में सही सही उसका आंसर दे सके। ठीक है, तो दोस्तों आज हम 6 प्रश्न किए हैं। यह मेरा साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो नहीं देखें दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पर जाकर आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में हम 6 प्रश्न किए हैं। अगला वीडियो भी जल्द ही आने वाला है दोस्तों, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।